हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। दोस्तों, आज ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है जो लोग आज पीबीआरएम, एक्सिस बैंक पीबीआरएम का फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुके हैं और सेकंड राउंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उनके लिए वीडियो है स्पेशली, क्योंकि जो क्वेश्चन है, जो हमने रिजल्ट देखा है दोस्तों, काफी बच्चे ऐसे हैं जो डिस्क्वालीफाई हो गए एक्सिस बैंक के राउंड में, एक्सिस बैंक के इंटरव्यू में। रीजन है कि बिकॉज दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि क्वेश्चन वाज फ्रॉम द बैंकिंग डोमेन, हालांकि बहुत इजी था, लेकिन आप हो सकता है बैंकिंग से ना हो, लेकिन आपको प्रिपरेशन करके जाना था, बच्चे नहीं गए। कोई बात नहीं, अब ये वीडियो आप देखिए एंड टू एंड, लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा देखना यार, है ना। बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जो आप छोड़ रहे हो, जो आप स्किप कर रहे हो, वही क्वेश्चन आ जाए। पीछे बैकग्राउंड दिख रहा होगा, ये बैकग्राउंड में बहुत अलग अलग मैंने क्वेश्चंस या टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं, राइट। अब और एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन करूंगा। आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। फर्स्ट राउंड जो इंटरव्यू है पीबीआरएम का, वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे मेरे मिल जाएगा, BFSI अड्डा 24/7 पे मिल जाएगा आपको, राइट। जो आपके जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जो आपके करियर एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको शेयर भी कर देंगे। ये जो वीडियो है ये सेकंड राउंड के लिए है। सेकंड राउंड में जब आप जाते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि भाई आप क्या समझते हो पीबीआरएम को लेकर, क्या है पीबीआरएम। अब बच्चे ने अगर बोल दिया कि सर पीबीआरएम एक कोर्स है, भाई आप वहीं पर रिजेक्ट हो यार। अगर आपने बोल दिया कि कोर्स है, आप वहीं पर रिजेक्टेड हो। नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट अ कोर्स। पीबीआरएम, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पीबी का मतलब होता है दोस्तों प्रियोरिटी बैंकिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में पीबीआरएम क्या होता है? पीबीआरएम एक प्रोग्राम है। पीबीआरएम प्रोग्राम का मतलब कोर्स नहीं होता। एक प्रोग्राम चलाया गया है हमारे एक्सिस बैंक में, राइट। एक्सिस बैंक में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें जो पीबी के आरएम्स होते हैं, पीबी मतलब प्रियोरिटी बैंकिंग के जो आरएम्स होते हैं, वो अलग अलग कस्टमर से डील करते हैं। डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पीबी समझो। पीबी का मतलब होता है प्रायोरिटी बैंकिंग, यानी कि एक ऐसे तरह की बैंकिंग जहां पे हम प्रीमियम जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हम बड़े कस्टमर के साथ डील करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप सबको पता होगा क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक 20,000 कमाने वाला इंसान भी क्रेडिट कार्ड लेता है और 20 लाख पर एनम कमाने वाला भी क्रेडिट कार्ड लेता है। दोनों क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या होगा? एक क्रेडिट कार्ड होगा जिसमें लिमिट लिमिट होती है, क्रेडिट कार्ड में लिमिट दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड में लिमिट जो होती है बहुत लिमिटेड होगी, लेकिन जो 20 लाख या 50 लाख कमाने वाला अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है तो उसकी लिमिट बहुत ज्यादा होगी और उसमें बहुत अलग अलग फैसिलिटीज होती है। वो एक तरह का प्रीमियम कार्ड कहलाता है, राइट। तो ये प्रीमियम कार्ड, या फिर इसी तरह जितने भी हमारे बैंकिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कोई भी SIP या इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, मतलब वैरायटीज होती है। कुछ प्रोडक्ट बेसिक होता है, कुछ बेसिक एकदम जो जिनकी इनकम बहुत नॉर्मल होती है, कम होती है, 15-20 हजार होती है, उनके लिए वो प्रोडक्ट होता है। वही सेम प्रोडक्ट के जो अलग वेरिएशंस हैं उनके लिए होते हैं, उन कस्टमर्स के लिए होते हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है। सेविंग अकाउंट, बैंक्स में सेविंग अकाउंट वो भी है जहां पे आपको 5,000 रुपए मेंटेन करके चलना है, और बैंक में सेविंग अकाउंट वो भी होता है जहां पे आपको 5 लाख मेंटेन करके चलना है। तो ये जो 5 लाख वाली कैटेगरी है, इस तरह की जो कैटेगरीज होती है, ये सिर्फ एग्जांपल है, इस तरह की जो कैटेगरीज होती है, यही प्रीमियम प्रोडक्ट कहलाते हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट। और ये प्रीमियम प्रोडक्ट जाहिर सी बात है हम किसी नॉर्मल सैलरी वाले इंसान से हम डील नहीं करेंगे। इस केस में हम डील करेंगे एफ्लुएंट कस्टमर्स। किससे हम डील करते हैं? एफ्लुएंट कस्टमर होते हैं बेसिकली, ये एफ्लुएंट कस्टमर्स होते हैं, इनके साथ हम डील करेंगे। कह सकते हो आप HNI कस्टमर्स, हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर से डील करेंगे। दोस्तों इनका यहां पे ब्रैकेट भी दिया हुआ है एक्सिस बैंक में। ब्रैकेट क्या है? जिनका एनुअल इनकम 15 लाख पर एनम से लेकर 50 लाख पर एनम तक है। 50 लाख पर एनम, बहुत क्लियर सुनना, 15 लाख से लेकर 50 लाख तक के बीच में जिनकी इनकम या सैलरी होती है, वही उसी तरह के कस्टमर से आप डील करने वाले हो प्रायोरिटी बैंकिंग में, राइट। तो यही होता है प्रायोरिटी बैंकिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर करते क्या है? रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है, जो ब्रांच अलॉट कर दिया गया है उस ब्रांच में आपको कस्टमर का डेटा दे दिया जाएगा। कुछ कस्टमर के डेटा लाइक 500, 400, 300, उन डेटा को आपको पूरा अच्छे से एनालाइज करना है, कस्टमर का डेटा समझना है, कस्टमर से कॉल करना है, कस्टमर कॉल करके बताना है कि आप न्यूली आरएम हो, उनके आप न्यूली असाइंड आरएम हो उनके लिए,
आपको उनको जितने भी बैंकिंग सर्विसेज होती है, बैंकिंग प्रोडक्ट होता है, उनका कोई भी बैंकिंग कंसर्न है वो आपको उनको देना है, उनको बताना है, उनको सोल्यूशन देना है, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देना है। एट द एंड क्यों कर रहे हैं हम इतनी इतनी मशक्कत, क्यों हम सर्विस दे रहे हैं, क्यों हम उनको कंसर्न का सोल्यूशन दे रहे हैं? रीजन इज क्योंकि हमें एट द एंड सेल करना है। हमारा जो आरएम का काम होता है, रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है, वो है ओवरऑल सेल करना, राइट? हम इतनी मशक्कत करते हैं, एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, रैपो बनाते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट का बैंकिंग का सोल्यूशन देते हैं, कोई भी दिक्कत हो उसकी सर्विस देते हैं। ये सारी चीजें एट दी एंड हम करते हैं कि बैंकिंग में जो कस्टमर है हमारा, उस कस्टमर की प्रॉब्लम समझे और उसको अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट करके बता के उनको प्रोडक्ट बेचे। एट दी एंड हमें प्रोडक्ट बेचना है। तो रिलेशनशिप मैनेजर काम सेल्स का होता है दोस्तों, याद रखना। सेल्स, अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो ऑपरेशंस में जाना चाहता हूं इसलिए मैं ये एक प्रोग्राम कर रहा हूं, ऐसा आपकी गलतफहमी है, ऐसा गलत आप दिमाग से ये विचार निकाल दो। अगर आप बैंक में जाना चाहते हो, बैंक मतलब रिटेल बैंक में जाना चाहते हो, जो ब्रांच होता है वहां जाना चाहते हो, ब्रांच बैंकिंग में जाना चाहते हो दोस्तों, तो ब्रांच बैंकिंग में हर एक शख्स सेल्स करता है। मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी बैंकिंग की करियर की शुरुआत जो की थी वो बैकएंड से करी थी, लेकिन 6 महीने में मैं ब्रांच में चला गया था और ब्रांच में जाने के बाद मैंने सिर्फ सेल्स ही किया है। मुझे पता है ब्रांच में सेल्स, ब्रांच मैनेजर जो होता है दोस्तों 70% उसका जो रोल होता है वो सेल्स का ही होता है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे ऑपरेशन वाली नौकरी है, ये है वो है, रिलेशनशिप मैनेजर है तो प्रॉपर सेल्स ही सेल्स है, राइट? और बहुत दफा ऐसा होता है आपका जो डेटा आपको दिया गया है उन डेटा से काम नहीं बन रहा, उन डेटा से बिजनेस नहीं आ रहा, आपने सारे डेटा पे कॉल कर लिया, पूरे आपने 400-500 जो भी डेटा है उन पे कॉल कर लिया। अब व्हाट नेक्स्ट, कैसे बिजनेस आएगा? आपको रेफरेंस से बिजनेस आएगा। जो वो कस्टमर्स है ना आपके 400-500, उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी है उनसे आपको डिस्कशन करना होगा कि आपने इतने लोगों को आप बताइए, ये सारे जो आपके फ्रेंड सर्कल्स में हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बताइए अपने हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट? तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आपको लगता है कि इससे बिजनेस नहीं आ रहा है तो व्हाट नेक्स्ट, व्हाट अदर ऑप्शन? सो अदर ऑप्शन इज कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं, जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो कोल्ड कॉलिंग का ही है, कोल्ड कॉलिंग। एंड सेकंड पॉइंट इज फील्ड सेल्स, जिसे बोलते हैं फील्ड सेल्स, राइट? तो फील्ड सेल्स क्या होता है? फील्ड सेल्स का मतलब होता है, ऐसा नहीं होता कि दिन भर फील्ड में रहो, हालांकि फील्ड में रहना है। फील्ड का मतलब होता है आपका जहां ब्रांच है उसके आस पड़ोस में जो आपकी मार्केट है, जो आस पड़ोस के जो जगह है, जो लोकेशन है, वहां पे जाके आपको प्रॉपर कोल्ड कॉलिंग करनी होती है। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है, कोल्ड कॉलिंग करनी होती है। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है दोस्तों, कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है अननोन इंसान से मिलना, उनसे डिस्कस करना, उनसे अपने बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में बताना, उनको बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराना और उनसे उनका डेटा यानी कि नाम, नंबर, ये सब डिटेल लेना। ये जो होता है पूरा प्रोसेस कोल्ड कॉल कहलाता है। कोल्ड कॉलिंग में हम अगले को नहीं जानते, कौन है, कहां से है, क्या करता है, कितना कमाता है, हमें बस उससे थोड़ा सा डिस्कशन करना है, थोड़ा सा उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है और उससे उनका डेटा लेना है। ये हम तब करते हैं दोस्तों जब हमारे पास बिजनेस नहीं आ रहा, हमारे डेटा से, हमारे कस्टमर डेटा से बिजनेस नहीं आ रहा, तब हम करते हैं फील्ड सेल्स। तो सिंपल है, फील्ड सेल्स का मतलब जब हम फील्ड में, मार्केट में, अपने अगल बगल के लोकेशंस में उतरते हैं, अननोन लोगों से बात करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उनसे डेटा लेते हैं, यही फील्ड सेल्स होता है। क्योंकि डेटा लेके आपको क्या करोगे? डेटा लेके अपने घर पे तो आप लगाओगे नहीं ना। डेटा लेके, जो डेटा हमारे पास आज हमने कलेक्ट किया है, कल परसों हम उनको कॉल करेंगे, कॉल करके उनसे मीटिंग फिक्स करके ओवरऑल हमें क्या करना है? उन्हें सेल करना है। यही फील्ड सेल्स है दोस्तों, ठीक है? ये बैंक पे हर इंसान करता है यार। ऑलराइट, दो चीजें हो गई, पीबीआरएम समझ में आ गया होगा, फील्ड सेल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठते हैं दोस्तों वो क्या है? बहुत बेसिक चीजें हैं। एक्सिस बैंक। अब यार ये मैं नहीं बताऊंगा कि एक्सिस बैंक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हालांकि फर्स्ट राउंड में भी अगर आप जाते हो तो एक्सिस बैंक के बारे में पूरी एंड टू एंड नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज लेना है ये समझ लो। बैंक स्टैब्लिश कब हुआ, राइट? बैंक का फाउंडर कौन है, ओके? एंड बैंक कौन से नंबर पे आता है, यार ये तो सभी प्रिपेयर करते हैं। व्हाट यूनिक प्रिपरेशन यू हैव डन, ये समझो ना यार, क्या यूनिक किया आपने? तो यूनिक ये किया सर मैंने कि एक्सिस बैंक के बारे में मुझे ये पता है कि एक्सिस बैंक का सीईओ, फाउंडर, एमडी तो सबको पता रहेगा, लेकिन एक्सिस बैंक का इन्वेस्टर कौन है सर मुझे ये पता है। एक्सिस बैंक के इन्वेस्टर कौन है? एक्सिस बैंक का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का या कंटिन्यूसली 3 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट रेशियो क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता है ना, इसका मतलब आपने डिटेल्ड रिसर्च किया है।
राइट। तो एक्सिस बैंक के बारे में पता होना चाहिए, एक्सिस बैंक का सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, उसका एमडी कौन है, एक्सिस बैंक में ऐसी क्या यूनिक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से एक्सिस बैंक ग्रो कर रही है, एक्सिस बैंक में इनका एग्जैक्टली इनकी शुरुआत हुई कैसे, व्हाई एक्सिस बैंक, पुराना नाम क्या था, पता होगा पुराना नाम क्या था, अब नया नाम क्यों आया, कैसे, ये सारी चीजें डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। इनका लास्ट 3 साल का प्रॉफिट रेशियो क्या है, ये होता है एक्सिस बैंक के बारे में आपको जानना, इस पर रिसर्च करिए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे, हमने इनका ये समझ लिया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है जो बहुत कॉमन क्वेश्चन उठता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, अगेन द कासा। करंट अकाउंट, कासा क्या होता है, सो कासा का फुल फॉर्म है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, राइट। कासा का फुल फॉर्म करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें, 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस। करंट अकाउंट जो होता है ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए होता है, राइट। यहां पे कंपनीज अपना अकाउंट खुलवाती है, ओके। जो इंडिविजुअल बिजनेस होते हैं वो भी अपना अकाउंट खुलवाते हैं। लाइक एक छोटी सी दुकान है, वो भी मेरा बिजनेस है, मैं अपने इंडिविजुअल में अकेले देखता हूं, मैं अपने नाम पे ये बिजनेस, ये मैं अपने नाम पे करंट अकाउंट खुलवा सकता हूं, लेकिन मेरी कोई सैलरी नहीं है, मेरा इनकम है, राइट। इनकम मतलब होता है जो लोग बिजनेस करते हैं उनको इनकम मिलता है, जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी मिलती है, करेक्ट। तो मेरा इनकम है, जो लोग जिनको इनकम मिलता है वो उनका बिजनेस होता है कोई ना कोई, और वो लोग करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, राइट। नंबर 1। नंबर 2, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट दोस्तों, बहुत राइटिंग खराब है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा बिजनेस पर्पस के लिए हम ये अकाउंट होता है, और ये जो सेविंग अकाउंट होता है ये इंडिविजुअल के लिए होता है, इंडिविजुअल, राइट, इंडिविजुअल। दूसरा, अब यहां पे आप पूछोगे सेविंग अकाउंट में क्या सर कोई बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकता? बिल्कुल खुलवा सकता है। बिजनेसमैन अपने नाम पे, यार बिजनेसमैन है ठीक है, उसकी कंपनी चल रही है, लेकिन उसकी खुद की तो पर्सनल सेविंग्स होती होंगी ना, उसकी खुद की तो पर्सनल सेविंग्स होती होगी, तो अपनी पर्सनल सेविंग्स के लिए वो सेविंग अकाउंट तो ओपन कराएगा ही कराएगा, करेक्ट। वो अपनी बैंक, अपने जो बिजनेस वो कर रहा है, जो कंपनी चला रहा है, उस कंपनी के लिए उसको करंट अकाउंट ओपन कराना तो होता है, राइट। दूसरा पॉइंट हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों करंट अकाउंट में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, एंड सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट। कितना होता है? 2 से 4%, 2 से 4%, 2 से 3%, 2 से 4% होता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, डिपेंड करता है इनका कैसा कैसा प्रोसेस है, कैसा तरीके हैं, टीएनसी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है। तीसरा जो हमारा डिफरेंस है, करंट अकाउंट में दोस्तों जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत लाइक अनलिमिटेड होते हैं। ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड होते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन, विड्रॉ करना, डिपॉजिट्स करना, ये अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड है। यहां पे क्या है? यहां पे लिमिटेड है, यहां पे लिमिटेड है। दोस्तों मैं यहां पे ना आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, मैं चाहता ना कि सिर्फ क्वेश्चन बता के छोड़ देता, बट मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, डिटेल में बहुत नहीं जाऊंगा, बस हाँ ओवरव्यू दूंगा आपको मैं जल्दी जल्दी। ये क्लियर हो गया करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। चलो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और क्या आता है? सीआरआर एसएलआर, सबको पता होगा सीआरआर एसएलआर क्या होता है दोस्तों? कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फुल फॉर्म देख लेना एक बार, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? आरबीआई, जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं ना, आरबीआई बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि बैंक को क्या करना है, कैश अपने जो भी उनका डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का कुछ परसेंट जो होता है वो कैश के फॉर्मेट में, कैश के रूप में आरबीआई को देना होता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब समझो ना, कैश रिजर्व रखना है। तो एक ऐसा रेशियो, एक ऐसा कुछ परसेंटेज, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज, जो बैंक होती है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो अपने टोटल डिपॉजिट के कुछ परसेंट कैश क्या करते हैं? आरबीआई की तरफ रखते हैं, आरबीआई को रखते हैं, ठीक है, आरबीआई के पास रखते हैं। ये होता है सीआरआर। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बेसिकली क्या होता है इसमें दोस्तों? एसएलआर में जो इसमें भी ये रेशियो होता है, कुछ रेशियो होता है टोटल डिपॉजिट का, कुछ रेशियो जो बैंक होती है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उन अपने डिपॉजिट के कुछ रेशियो को अलग अलग फॉर्मेट में रखते हैं। लाइक गोल्ड में हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड में हो गया, तो उसमें रखते हैं, दैट इज एसएलआर, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं और इन फील्ड में जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस अगर आपने बेचा है तो आपको पता ही होगा यार, कोई डिफरेंस नहीं, मतलब डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होगा। लाइफ इंश्योरेंस जब हम अपने लाइफ को कवर करते हैं, अपने लाइफ के रिस्क को कवर करते हैं,
ठीक है, तो वो हो गया लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, जहां पे जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब जैसे मुझे अपने कार का इंश्योरेंस करना है, घर का इंश्योरेंस करना है, घर में दुकान का इंश्योरेंस करना है, फायर इंश्योरेंस, कहीं मेरे घर में आग लग गई तो उसका इंश्योरेंस, मेरे घर या दुकान में चोरी हो गई तो उसका इंश्योरेंस। तो इस तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं ये जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, फील्ड सेल्स मैंने बता दिया। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या होता है, सुना होगा म्यूचुअल फंड, एसआईपी बहुत सुना होगा, करेक्ट। तो म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी होता क्या है समझना। म्यूचुअल फंड का मतलब, अगर आप नौसिखिए हो, मतलब अनएक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर हो, किसमें, नौकरी में नहीं, इन्वेस्टमेंट में। आपके पास पैसा है लेकिन आपको लगता है यार मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मुझे नहीं पता इन्वेस्ट कैसे करें, इस पैसे को मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाने, मुझे म्यूचुअल फंड में लगाने हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि यार आपको नहीं पता कहां पैसे लगाया जाए, क्या किया जाए, तो ऐसे केस में जो फ्रेशर्स होते हैं, नौसिखिए होते हैं, अनएक्सपीरियंस होते हैं, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड कैन बी अ गुड ऑप्शन, राइट। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे, एक ऐसा तरीका है जहां पे पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, राइट। पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं जहां पे म्यूचुअल फंड में दोस्तों फंड मैनेजर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर्स होते हैं। समझना, बहुत ध्यान से समझना। म्यूचुअल फंड एक तरीका है जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगाता है, जो पैसा लगाएगा वो पैसा जाएगा, फंड मैनेजर पहले देखेगा, फंड मैनेजर के पास पैसे आते हैं, फंड मैनेजर क्या करता है, फंड मैनेजर उस पैसे को, फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, तो इस 100 रुपए को वो एक जगह इन्वेस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे एक फंड है, ब्लू चिप करके कोई फंड है, वहां पे उसने पैसे डाल दिए 100 रुपए पूरा, नहीं। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो फंड मैनेजर क्या करेगा, उन 100 रुपए को कम से कम 4-5 जगह इन्वेस्ट करेगा, अलग अलग जगह, अलग अलग व्हीकल्स बोलते हैं या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। गोल्ड में करेगा, रियल एस्टेट में करेगा, स्टॉक मार्केट में करेगा, डेप्ट में करेगा, अलग अलग जगह, एफडी में करेगा, अलग अलग जगह क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। कहीं पे 20 रुपए, 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया, कहीं पे 20 रुपए कर दिया, कहीं 30 कर दिया, कहीं 10 कर दिया, कहीं 40 कर दिया, तो ऐसे करके 40 दिन हो गया ना, हाँ, ऐसा करके उसने इन्वेस्ट कर दिया 4-5 अलग अलग जगह। तो उससे क्या होगा, कहीं पे प्रॉफिट, कहीं पे लॉस, कहीं पे प्रॉफिट, कहीं पे लॉस, तो ओवरऑल एवरेज आउट हो जाता है। और इसीलिए म्यूचुअल फंड में कहीं कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में फायदा होता है। और इसलिए और फायदा तब होता है जब आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपाउंड का, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वहां पे एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपल है, म्यूचुअल फंड एक तरीका होता है जहां पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे फंड मैनेजर होते हैं जो आपके पैसे को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि ओवरऑल प्रॉफिट होता है, राइट। ये हो गया म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड में ना एक होता है लमसम, लमसम, राइट। लमसम का मतलब होता है जब हम बल्क में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बल्क में, मेरे पास 50,000 रुपए मान लीजिए है, मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो दैट्स अ काइंड ऑफ आपका म्यूचुअल फंड। वहीं पे अब मैंने बोला यार मेरे पास 50,000 तो है नहीं, बट फिर भी मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, देन इन दैट केस मैं एसआईपी करूंगा, मैं एसआईपी करूंगा। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है एक तरह का ऐसा प्लान, एक तरह का ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप सिस्टमैटिकली हमेशा करोगे। मैंने बोला कि यार 50,000 तो है नहीं, लेकिन हाँ 1,000 रुपए हर महीने दे सकता हूं, तो 1,000 रुपए हर महीने आपको जमा करने होते हैं। सेम उसी तरह म्यूचुअल फंड की तरह ही फंड होगा, फंड मैनेजर होगा, सब कुछ सेम है, बस म्यूचुअल फंड में बल्क में करते हो, एसआईपी में आप टुकड़ों में करते हो। एसआईपी यानी कि छोटे छोटे अमाउंट में करते हो, दैट्स एसआईपी, राइट। एसआईपी और लमसम, जैसे मैंने बोला म्यूचुअल फंड और एसआईपी, वैसे ही आपका फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट होता है। एफडीआरडी, एफडीआरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब बल्क में आपने पैसा फिक्स कर दिया बैंक में, बैंक में पैसा फिक्स कर दिया। एफडी में क्या होता है, बल्क में पैसा फिक्स कर दिया, 10,000 रुपए मेरे पास है, मैंने एफडी कर दी। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग का मतलब होता है टुकड़ों में, टुकड़ों में। अब मेरे पास 10,000 रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं हर महीने 1,000 रुपए दे सकता हूं। तो आरडी में क्या होता है, रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, जो आप छोटे छोटे अमाउंट 1,000, 2,000, 3,000 हर महीने जब आप डालते हो अपने अकाउंट में, आरडी वाले अकाउंट में, वही होता है रेकरिंग डिपॉजिट, करेक्ट। तो सेम ऐसे ही है, आरडी इज लाइक अ एसआईपी, एफडी इज लाइक अ म्यूचुअल फंड। अब यहां पे इंटरेस्ट क्या है, एफडी आरडी में फिक्स इंटरेस्ट आपको पता होगा, बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है 7%, 6%, 8% जो भी दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपको यहां पे मिलेगा, चाहे वो आरडी हो या एफडी हो। आरडी एफडी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बहुत कभी कभी बहुत रेयर सा डिफरेंस होता है, अगर होता है तो, नहीं तो वैसे सेम होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में और एसआईपी में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न क्या मिलता है इसमें,
दोस्तों इसमें रिटर्न डिपेंड करता है ओवरऑल मार्केट पे। ओवरऑल मार्केट जो रिटर्न है वो उस पर रिटर्न उसी पे डिपेंड करेगा। इसलिए कहा जाता है जितना लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड और एसआईपी में उतना अच्छा फायदा होता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेलिंग क्या होता है, बेहद जरूरी। बैंक में जा रहे हो, क्रॉस सेलिंग पता होना चाहिए। क्रॉस सेलिंग का बेहद बढ़िया एग्जांपल देता हूं, एकदम रियल लाइफ से जरा मैं आपको कनेक्ट करता हूं। करेक्ट। तो दोस्तों इमेजिन करिए आप जा रहे हो बार्बर शॉप में। आप गए बार्बर शॉप में, आप लेडीज अगर मुझे देख रही हैं, लेडीज गर्ल्स देख रही हैं, तो बच्चों आप लोग जा रहे हो मान लीजिए कि ब्यूटी पार्लर। बॉयज गए हैं बार्बर, गर्ल्स गई हैं ब्यूटी पार्लर। अब जो बॉयज गए हैं वहां पे उनको सिर्फ बाल कटवाना है, हेयर कट लेना है, ठीक है। जो आपका जो बार्बर है बड़ा शातिर, समझदार, तेज, चालाक, ठीक है, एकदम दिमाग वाला आदमी। और जो आप लोग गर्ल्स गई हैं ब्यूटी पार्लर, वो जो आपकी मेकअप आर्टिस्ट है, शी इज ऑल्सो वेरी एक्टिव, वेरी सेंसिबल, इंटेलेक्चुअल, समझदार, ठीक है, एकदम तेज तड़ाक। अब बॉयज आपके केस में क्या हुआ कि आपका हेयर कट तो हो गया, आपसे पूछने लगा, आपसे पूछा, बात किया उस बार्बर ने, साहब करते क्या है आप? तो आप बोल रहे हो मैं तो बैंक में हूं। अच्छा बैंक में मेहनत बहुत करते होगे, बैंक में करते क्या वैसे आप बोल दिए, बस धोखे से आपने बोल दिया, अरे मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूं। अच्छा अब वो पढ़ा लिखा आदमी है, रिलेशनशिप मैनेजर हो, अरे काम वाम तो फिर सेल वेल करना पड़ता होगा, कस्टमर से मिलना पड़ता होगा, बहुत थक जाते होंगे। कोई बात नहीं सर, आप थक जाते हो, बाल तो मैंने काट दिया आपका, मैं आपको ऑफर देकर 150 रुपए का जो मसाज है वो 100 रुपए में देता हूं, मैं देता हूं आपको। इतना रिलैक्स होगा ना, 2 दिन तक आप भूलोगे नहीं वो मसाज। अब आप खुश हो गए उसकी बातों में ना, उसकी गदगद बातों में आप आ गए। आप बोले नहीं ये लड़का सही बोल रहा है, ये आदमी सही बोल रहा है। और वहीं पे मेकअप आर्टिस्ट ने बोला कि आप गर्ल्स को बोला, क्या बोला गर्ल्स को बोला कि मैडम करती क्या है? तो गर्ल्स ने बोला कि मैम मैं भी वही सेम बैंक में काम करती हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। अब वो जो मेकअप आर्टिस्ट से बोलती है फिर बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, धूप में निकलना पड़ता होगा, क्योंकि गर्ल्स जो है वो गई है मेकअप आर्टिस्ट के साथ थ्रेडिंग कराने के लिए। थ्रेडिंग हो गया, अब उन्हें धूप में निकलना पड़ता होगा, थोड़ा दिक्कत होती होगी। तो ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं डी-टैन, तो हम डी-टैन कर देते हैं। आपका 3.5 का है, 300 पे कर देंगे, ऑफर दे रहे हैं, 300 में करा दो। बड़ी बड़ी बात है, चुपड़ी बातों में हमारी गर्ल्स आ गई और मेकअप आर्टिस्ट से डी-टैन करा लिया। और हमारे बॉयज जो हेयर कट कराने गए थे, वो हेयर कट के साथ साथ उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने मसाज भी करा लिया। तो दोस्तों कस्टमर आया है एक सामान लेने, आपने एक सामान के साथ दूसरा सामान भी बेच दिया। कस्टमर आया है किसी एक पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर काम के लिए, आपने एक काम के साथ दूसरा काम भी चिपका दिया। दैट इज अ क्रॉस सेल। मैं एग्जांपल दूंगा, बैंक में जो कैशियर होते हैं, जो टेलर होते हैं, टेलर क्या करते हैं? टेलर का मतलब कैशियर, कैशियर का मतलब टेलर। इनका मतलब क्या होता है? कैश हैंडल करना। कैश कोई कस्टमर लेके आ रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, इनका काम है ये मैनेज करना। अब कोई कस्टमर आया 10,000 रुपए डालने के लिए, यानी कि डिपॉजिट करने के लिए। अब वहां पे शातिर समझदार कैशियर बैठा है, 10,000 रुपए डाल रहा है सेविंग अकाउंट में। अरे सर आप सेविंग अकाउंट है, हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकली है, एक बढ़िया टैक्स सेविंग प्लान है, जैसे हम कहते हैं एक तरह का लाइफ एंड टैक्स सेविंग प्लान करके है, डिस्कस करते हैं। तो अभी क्या है, डिपॉजिट करने आया, हम उसको लाइफ इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्लान चिपका रहे हैं मतलब डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये जो चीजें है ना, यही होता है क्रॉस सेलिंग। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ओके, नाउ एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, आईएमपीएस होता क्या है? क्या क्या नाम ले लिया हमने? आरटीजीएस, मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर ले देता हूं ताकि इसको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। एनईएफटी, यूपीआई, आईएमपीएस। दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन है ना, जो हमने लिखा है यहाँ पे, 4 ऑप्शन जो दिया है, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई, ये जो है ये ओवरऑल क्या है? ये आपके पेमेंट करने के तरीके हैं। अगर कोई अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट करता है तो उसके तरीके होते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, फुल फॉर्म कर लो, क्योंकि वीडियो थोड़ी और ज्यादा लंबी हो जाएगी यार, फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी, आप देखोगे नहीं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज या सिस्टम, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। एनईएफटी, आरटीजीएस होता क्या है? इसके जो मिनिमम इसका जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से शुरू होता है, मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम नो लिमिट। जो आरटीजीएस है, सॉरी एनईएफटी है, मिनिमम 1 रुपए से शुरू होता है, 1 रुपए से, मैक्सिमम नो लिमिट, ओके। यूपीआई आपको पता है, यूपीआई की एक लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट इज 1 लाख, कहीं 2 लाख हो जाए तो हो जाए। आईएमपीएस क्या है? 1 रुपए से शुरू होता है एंड द मैक्सिमम लिमिट इज 5 लाख, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब ये तीनों जो है, आपको यूपीआई तो पता ही है यार, यूपीआई तो आप फोन से जो करते हो, स्कैनर से करते हो, और जो आप वर्चुअल आईडी से करते हो, दैट इज यूपीआई,
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों की बात करूं, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये ब्रांच में भी जाके होता है, मतलब बैंक में भी जाके आप पेमेंट कर सकते हो, चेक लेके जाना पड़ता है ये करने के लिए। आप अपने फोन से भी कर सकते हो, मतलब मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो, और आप नेट बैंकिंग मतलब बैंक के वेबसाइट से भी जाके कर सकते हो। तो ये 3 तरीके होते हैं। अगर आप बैंक से करोगे चार्जेस लगेंगे, अगर आप मोबाइल उससे करोगे चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, बैंक से करोगे तो बैंक की जो टाइमिंग है, टाइमिंग क्या है, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक, जब तक कस्टमर एंट्री होती है तब तक आप कर सकते हो, करा सकते हो ये। ठीक है, ये तीनों। और अगर मैं बात करूं आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस, अगर आप मोबाइल ऐप से या नेट बैंकिंग से करते हो 24/7 कभी भी कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं। नाउ आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस मतलब रियल टाइम, यानी कि अगर अभी मैंने कोई पेमेंट भेजा, 2 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 2 लाख मिनिमम होता है, 2 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। अभी मैंने कोई पेमेंट भेजा, तुरंत 1 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर पेमेंट दूसरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। बहुत जगह तक कहीं अटक गया, कहीं सर्वर इशू है, कोई नेटवर्क इशू है, तो 4-5 मिनट लग सकता है, लेकिन पैसा पहुंच जाता है। तो रियल टाइम मतलब तुरंत पैसा पहुंच जाता है। एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी का मतलब दोस्तों ये भी एक पेमेंट करने का तरीका है। मिनिमम कितना? 1 रुपया, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आरटीजीएस क्यों लोग ज्यादा करते हैं, एनईएफटी क्यों नहीं करते? क्योंकि एनईएफटी में अगर मैं पैसा अभी भेज रहा हूं तो पैसा जाएगा अगले के अकाउंट में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट के बाद जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बैच बनाए जाते हैं अलग अलग। 1 घंटे में जितने एक पेमेंट आए उस पेमेंट को एक साथ इकट्ठा करके अपलोड कर दिया जाता है। जैसे सैलरी होती है, सैलरी जो आती है कंपनीज में, वो एनईएफटी ही होती है, राइट। आईएमपीएस की बात करें, आईएमपीएस भी वैसे ही है। आप तुरंत पैसा जाएगा, तुरंत इमीडिएट, नाम से पता चल रहा है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, तो तुरंत पैसा जाएगा। लेकिन आईएमपीएस लोग ज्यादा, हालांकि आईएमपीएस ही यूज करते हैं जो 5 लाख से कम होता है, राइट। तो मैक्सिमम लिमिट इज 5 लाख। यही 4 चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म में आ जाए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज या सिस्टम। चलो ये हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन द अनसेक्योर्ड एंड सेक्योर्ड लोन। दोस्तों सेक्योर्ड मतलब सुरक्षित। लोन सुरक्षित है किसके लिए? बैंक के लिए। बैंक के लिए 2 तरह के बैंक में लोन होते हैं, सेक्योर्ड, अनसेक्योर्ड। सेक्योर्ड लोन होता है जो सुरक्षित होता है। सुरक्षित का मतलब क्या होता है? सुरक्षित का मतलब होता है भाई ऐसा लोन जो बैंक ने दिया है कस्टमर को, लेकिन वो अगर कस्टमर अगर वो लोन चुकता ना कर पाए, वो अगर उसमें ईएमआई ना दे पाए, तो भी बैंक को लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने कोलेटरल लिया है। कोलेटरल का मतलब बैंक ने कोई ना कोई सामान गिरवी रखी है। ठीक है, सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जब हम बैंक कोई लोन देता है किसी कस्टमर को और गिरवी रखा जाता है कोई चीज। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है? सिक्योर्ड लोन में कोई ना कोई सामान गिरवी रखना है, गिरवी को हम कोलेटरल बोलते हैं। कोलेटरल कोई चीज रखना होता है, वो सिक्योर्ड लोन हो गया। अनसिक्योर्ड क्या होता है? अनसिक्योर्ड में हम कुछ गिरवी नहीं रखते। अनसिक्योर्ड में नो कोलेटरल, कोई चीज गिरवी नहीं रखते। पर्सनल लोन दुनिया का सबसे बड़ा अनसिक्योर्ड लोन है। पर्सनल लोन किस में देते हैं, किस बेसिस पे? हम पर्सनल लोन गुडविल पे देते हैं, मार्केट वैल्यू पे देते हैं, सैलरी पे देते हैं, आपकी कितनी पुरानी कंपनी में काम कर रहे हो, कब से काम कर रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हम देते हैं पर्सनल लोन, जो कि अनसिक्योर्ड होता है बैंक के लिए। सिक्योर्ड लोन वो होता है जो हम लोन दे रहे हैं, बैंक लोन दे रही है कस्टमर को, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गिरवी रखा गया है। अब इसमें फायदा कैसे होता है? क्योंकि जो चीज गिरवी रखी गई है ना, उसी के अगेंस्ट, मान लीजिए कोई चीज 10 लाख की गिरवी रखी है, 10 लाख की गिरवी जो चीज रखी गई है, इसी 10 लाख का 70%, 80% या 90% की वैल्यू मिलती है लोन पे। बस जितना भी सामान जो हमारे पास गिरवी रखा है उसकी जो वैल्यू है, उसका 70 to 90% का लोन मिलता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई जैसे लैप होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, कोई सिक्योरिटी गिरवी रखी है, उसकी अगर वैल्यू 1 करोड़ है, तो 70 से 90 लाख का ही अमाउंट आपको एज अ लोन मिलेगा। क्योंकि अगर लोन आपका चुकता नहीं होता, आपका लोन अगर चुकता नहीं हो पाता, तो क्या होगा? बैंक क्या करेगी? उस प्रोडक्ट को, उस कोलेटर वाले सामान को बेचकर अपना पैसा वसूल करती है। ठीक है, सिक्योर्ड मतलब जिसमें हम कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, जो गिरवी रखते हैं उसकी वैल्यू का 70 to 90% का लोन मिलता है, तो हमें फायदा है, बैंक को फायदा है। अनसिक्योर्ड जिसमें हम कुछ गिरवी नहीं रखते, रिस्क है बहुत बड़ा। ठीक है, इसीलिए बहुत जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन करके हम अनसिक्योर्ड वाला लोन देते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर आ गया एक बड़ा पॉइंट आ गया, एनपीए। एनपीए क्या होता है दोस्तों? एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जब हम कोई लोन लेते हैं, कोई कस्टमर अगर कोई लोन लेता है और वो 90 दिन तक अगर वो चुकता नहीं कर पा रहा, यानी कि चुकता मतलब कोई उसने रीपेमेंट नहीं दिया, कोई भी उसका पेमेंट नहीं आया 90 दिन तक या उससे ज्यादा, 90 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये जो लोन है इसे हम बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्योंकि जो लोन है, लोन क्या है? बैंक के लिए, लोन बैंक के लिए एसेट्स होता है। अब ये लोन जो है, अब ये लोन इनके लिए नॉन परफॉर्मिंग हो गया, परफॉर्म नहीं कर पा रहा लोन, बैड लोन इसे हम कहते हैं, इसे बैड लोन भी कहते हैं। भैया ये लोन हमारा खराब लोन हो गया,
बैड लोन हो गया। क्यों? क्योंकि यार ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसमें जो हमने लोन दिया है वो कस्टमर लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा। तो एनपी क्या होता है? एनपी मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक ऐसा लोन जब कोई कस्टमर लोन लिया है लेकिन 90 दिन और उससे ज्यादा वो रीपेमेंट नहीं करा है, तो ये जो लोन है वो एनपीए कैटेगरी में चला जाएगा। बैंक की सबसे बड़ी सरदर्दी है एनपीए। सरकारी बैंक में बहुत होता है ऐसा, प्राइवेट में भी होता है, ऐसा नहीं है प्राइवेट में नहीं होता, हर जगह होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? तो डेबिट कार्ड मतलब होता है एटीएम। डेबिट कार्ड मतलब होता है एटीएम कार्ड, जितना बैलेंस आपके अकाउंट में है उतना ही पैसा आप निकाल सकते हो, उससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपको एक लिमिट दी जाएगी, जैसे हम लोन देते हैं वैसे ही क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट का मतलब ही होता है लोन, क्रेडिट को हिंदी में हम लोन बोलते हैं, पता है, उधार। लोन क्या? उधार बोलते हैं बेसिकली। तो आपको क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है एक ऐसा कार्ड जिसमें आपको आपका वही गुडविल, आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी सैलरी, आपके कौन सी कंपनी में हो, आपकी कंपनी कौन सी कैटेगरी में है, सब कुछ देखकर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। और उसमें लिमिट मिलती है, आपकी सैलरी के हिसाब से उसमें लिमिट तय की जाती है, आपके इनकम के हिसाब से लिमिट तय की जाती है, राइट। अब वो जो लिमिट है ना, वो जो लिमिट आपको मिली है, अब आप उस लिमिट का यूज कर सकते हो। अब उसका यूज कर सकते हो शॉपिंग करना, स्वैप वैप करना, ऑनलाइन जो ऑनलाइन पेमेंट होता है वो करना, राइट। हालांकि क्रेडिट कार्ड से आप पैसे भी निकाल सकते हो एटीएम में जाकर, लेकिन उसके चार्जेस, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जो डेबिट कार्ड है, जितना बैलेंस आपके अकाउंट में होगा उतना ही पैसा आप निकाल सकते हो। क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता, उसमें लिमिट मिलती है, जितना लिमिट मिला है आप उतना पैसा यूज कर सकते हो। ठीक, क्रेडिट कार्ड के तरीके होते हैं कुछ यूज करने के, बस यही डिफरेंस है। ठीक है। और डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे वैसे निकालने पे कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट लगता है, बहुत हैवी इंटरेस्ट लगता है, हैवी चार्जेस लगते हैं, इसीलिए क्रेडिट कार्ड को यूज करना आना चाहिए। तो कुछ तरीके होते हैं यूज करने के। ठीक है, ऑलराइट। और जो डेबिट कार्ड है उसमें कुछ आपको ऐसा सिबिल विबिल की जरूरत नहीं है, अपने अकाउंट खोला आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए आपको सिबिल स्कोर देखा जाता है। आपको सिबिल स्कोर का मतलब होता है क्रेडिट स्कोर, यानी कि अगर आपने पहले कभी लोन वगैरह लिया है, उसकी हिस्ट्री क्या है। जो लोन वगैरह आपने कभी लिया है, क्या आपने जो लोन लिया था वो सही टाइम पे आपने रीपेमेंट किया भी है, या कोई लोन का रीपेमेंट या ईएमआई बाउंस हुआ है। तो इस तरह की चीजें होती है, क्रेडिट स्कोर में आती है। उसके बाद क्या है? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो गया, रोल हो गया, यहाँ पे अनसिक्योर्ड हो गया। ठीक है, केवाईसी। केवाईसी क्या होता है? केवाईसी का मतलब होता है दोस्तों नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर ये बेहद जरूरी होता है, बिकॉज आप जिस कस्टमर का अकाउंट खोलने जा रहे हो, आप जिस कस्टमर का कोई ना कोई ऑन बोर्ड करने जा रहे हो अपने बैंक में, अब वो कस्टमर कौन है, क्या करता है, कितना कमाता है, आपको नहीं पता। हो सकता है यार वो किसी इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन का हिस्सा हो, आपको नहीं पता। इसलिए आपको कस्टमर को बहुत अच्छे से समझना है, नो योर कस्टमर, राइट। इसीलिए नो योर कस्टमर में उसका आधार कार्ड, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका आइडेंटिटी आपको लेना होता है, उसकी फोटोग्राफ, इवन आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है। दैट्स अ केवाईसी, नो योर कस्टमर। ठीक है। एंड एफडीआरडी बता दिया मैंने। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है? स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड, अभी मैंने बताया म्यूचुअल फंड क्या होता है, जहां पे आप एक तरीका होता है जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहां फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को एक पर्टिकुलर अमाउंट को 5-6 जगह, 4-5 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा, राइट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट में जहां पे आप पैसा लगाते हो, राइट, तो उसमें स्टॉक में क्या होगा, बेसिकली आप किसी एक कंपनी के एक शेयर में लगाओगे, किसी एक कंपनी के, पर्टिकुलर कोई कंपनी मान लो टीसीएस एक कंपनी है, उसका जो शेयर्स है उसकी जो भी वैल्यू होगी, आप उसी स्टॉक में पैसा लगाओगे, उसी शेयर को खरीदोगे, राइट। ये होता है, क्योंकि अगर प्राइस डाउन हुआ, वैल्यू डाउन हुई तो आपको लॉस होगा, वैल्यू अप हुआ तो आपको फायदा होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि 5 जगह पैसा लगाए, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, सब कुछ एवरेज आउट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और मेरे हिसाब से और क्या क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, यही सब क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिकली बेहद ज़रूरी है आपके इस इंटरव्यू में। थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाइए यार, ऐसे मत चले जाओ, क्योंकि मैंने देखा है यार, बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो जा रहे हैं सबके सब। आप प्रिपेयर होके जाइए दोस्तों, और कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सब इजी है, आसानी से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा इन सब पे रिसर्च करिए, काम करिए, डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, यही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं यार, है ना। चलो, और थोड़ा सा अपडेट रहो कि क्या न्यूज़ में आ रहा है, आरबीआई ने क्या चेंजेस किया है, करेंसीज जो आईएनआर और डॉलर, ये सब जो टॉप करेंसीज होते हैं, यूएस करेंसी टॉप है, तो उनकी वैल्यू क्या है एग्जैक्टली,
राइट। जो आरबीआई की वेबसाइट खोलोगे ना, आपकी आरबीआई की वेबसाइट भी टॉप पे सब कुछ दिखा देता है। करंट रेशियोज आप लिखोगे सब कुछ दिखा देगा, एमएसएफ कितना चल रहा है, आरबीआई बैंक रेट्स क्या है, रेपो रेट क्या है, ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। मैंने जितनी कोशिश करी थी, मैंने जितना सोचा था उतना मैंने कर दिया है। आप ये वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और जाके इंटरव्यू दीजिए। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।